जी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8th क्लास के विषय साइंस हिंदी मीडियम के पाठ नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट 4 पार्ट 3 में मैंने आपको इसकी मिट्टी की तैयारी और बुआई के बारे में बताया था। आगे हमारे पास आ गया खाद एवं उर्वरक। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए खाद और उर्वरक क्या है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, इसको आप सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझो कि एक एक्टिविटी के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा। मूंग या फिर चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे अंकुरित करने हैं कि उनको पानी में भिगो दीजिए और फिर उसको 2-3 या 72 घंटों के लिए आपने क्या करना है, कपड़े में लपेट देना है। उसमें से छोटी छोटी सफ़ेद संरचनाएं निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंकुरन होना। इस प्रकार हमने मूंग या फिर चने के बीजों को अंकुरित किया। इनमें से एक ही आकार के 3 नवोद बीज छांट लीजिए। हमने 3 बीज लेने हैं जो कि अंकुरित हुए एक ही प्रकार के। अब आपने क्या करना है, 3 गमले लेने हैं, उन पर नाम लिख देना A, B और C। A में आपने थोड़ी सी गमले में मिट्टी डालनी है और साथ में क्या डालना है, गोबर। ठीक है, थोड़ी सी गोबर की खाद मिलानी। गोबर होता है जो पशुओं के अवशेष, पशुओं का जो होता है अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गोबर। बी में आपने बी गमले में क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी और साथ में यूरिया मिलाना है। यूरिया एक प्रकार की खाद है। अब गमले सी में केवल मिट्टी ही लेनी है, ना तो इसमें गोबर लेना ना इसमें यूरिया मीन्स कोई खाद लेनी, सिर्फ अकेली क्या डालनी है, मिट्टी। अब इन तीनों में पानी की समान मात्रा डालें। तीनों गमलों में आपने समान मात्रा में पानी डालना। इन्हें प्रतिदिन पानी दें। प्रतिदिन आपने पानी देना है। 7-8 दिनों बाद इनकी वृद्धि को नोट करो। 7-8 दिनों के बाद जब पौधों में से छोटे छोटे गमलों में से छोटे छोटे पौधे निकलेंगे तो आपने इनको नोट करना है। आप देखेंगे कि ये गमला जिसमें मैंने क्या डाला था, गोबर, उसमें संरचनाएं निकली तो है लेकिन कम मात्रा में। बी जिसमें मैंने यूरिया डाला था तो उसमें ज़्यादा मात्रा में पौधे निकले, मीन्स फसल जो है अच्छी हो गई। खाद और उर्वरक डालने से अच्छी पैदावार प्राप्त होती है क्योंकि उसमें मिट्टी के सभी पोषक तत्व जो होते हैं विराजमान होते हैं। सी में मैंने अकेले मिट्टी और पानी डाला था, कोई खाद नहीं डाली, तो इसलिए इसमें बहुत कम। इसीलिए जब जो किसान है वो अपनी फसल को उगाता है तो वो उसमें खाद वगैरह जरूर डालता है। क्यों डालेगा, ताकि उसकी जो फसल है वो अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सके उसे। अब आगे आ गया बेटा, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। खाद अकार्बनिक लवण है, ठीक है, मीन्स अकार्बनिक है और ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, मीन्स इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है और ये एक प्राकृतिक जैसे कि गोबर। अगला है इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाएगा। ये कहाँ पे होगी, खेतों में। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं, NPK, मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और K फॉर पोटाशियम। आ गया खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं कम मात्रा में होती है लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा में होंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मिल गया, फास्फोरस मिल गया, पोटाशियम भी मिल गया। ठीक है बेटा, आगे मेरे पास आ गया बच्चे सिंचाई। विभिन्न अंतराल पर मीन्स समय समय पर खेत में जल देना क्या कहता है, सिंचाई। अब ये तो है नहीं कि हमने बीजों को बो दिया और उसे पानी वगैरह कुछ ना दिया, उसे पानी देना समय समय पर, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंचाई। सिंचाई के स्रोत, ठीक है, कहाँ से होते, कुएं, तालाब, झील, नदियाँ, मीन्स हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, इनसे। सबसे पहले आगे बेटा पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक जो होते पुराने समय में खेतों में पानी कैसे दिया जाता था, इसके लिए मजदूर या फिर जानवरों का प्रयोग किया जाता था। यह कौन कौन से थे, निम्न प्रकार के।
जैसे आ गया बेटा मेरे पास मोट। मोट में क्या होता था, पानी यहाँ से एक जो था वो बैल लगाया जाता था, वो बैल जैसे जैसे घूमता था तो पानी बाहर निकलता था और वहाँ से पानी जो था गिरा दिया जाता था और यहाँ से जो पानी था वो फसलों तक पहुँचाया जाता था। इसे हम बोलते हैं मोट। आगे आ गया बच्चे चेन पंप। ये इसमें क्या होती है, एक चेन लगी होती थी, इसके द्वारा ये जैसे पानी निकला ये नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद जब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो ये घड़ा भर के आ जाएगा, भर के आएगा। जब दोबारा से नीचे जाएगा तो फिर पानी मीन्स ये लगातार एक चेन की तरह कार्य करता था कि घड़ा भर के ऊपर आता है, यहाँ तक आते आते खाली हो जाता है, यहाँ से जो पानी है वो फसलों को दे दिया जाता है। यही प्रोसेस जो होती है लगातार चलती रहती है, इसे बोलते हैं चेन पंप। आगे मेरे पास आ गया बेटा ढेकली। ढेकली, ठीक है, ढेकली। इसमें देखिए आप, ढेकली में क्या होता था कि पानी को निकाला जाता था और उसको यहाँ से गिरा गिरा के उसे खेतों तक पहुँचाया जाता था, ठीक है। ढेकली के द्वारा पानी, ढेकली होता था कि हमने एक ढेकली वहाँ पे बांध देते थे, जब पानी भर जाता था बाल्टी पे तो वो उसे बांध दी, उसके द्वारा ये जो है वो नीचे बैठ जाती थी और पानी वाली बाल्टी ऊपर आ जाती थी और वहाँ से उसको उठा के पानी बाहर निकाला जाता था और खेतों में दिया जाता था। ये हमारे क्या हो गए, पारंपरिक स्रोत, पुराने तरीके से खेतों को पानी देना। आगे आगे मेरे पास सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, मीन्स जो आजकल प्रयोग की जाती है। सबसे पहले मेरे पास आ गया छिड़काव तंत्र। इस विधि का प्रयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता था। वो भूमि जो समतल नहीं है, मीन्स जहाँ पे आप पानी, समतल भूमि होती है, अगर हम एक जगह बेटा पानी गिरा दें तो वो पानी लगातार अपने आप आगे चलता जाता है। लेकिन असमतल होती है, अगर एक जगह पानी गिरा दिया तो वो टोए टिब्बों वाली ज़मीन होती है, पानी वहाँ पे रुक जाता है, कहीं एक जगह पे टोयों में भर गया ऐसे, ठीक है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। नलों के ऊपर सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह नल निश्चित दूरी पर मुख्य नल से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर वर्षा के समान होता है। आइए हम इसे पिक्चर के द्वारा देखते हैं कि इसका जो है वो छिड़काव पौधों पर कैसे होगा। छिड़काव तंत्र वर्षा के समान होता है। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए ये छिड़काव तंत्र है। इसमें क्या होता है, एक मोटर लगी हुई है, यहाँ से जो पानी है वो मुख्य पाइप के द्वारा, ठीक है, सभी पाइपों में जा रहा है। यहाँ पे जो पाइप है उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक नोजल लगी हुई है, ठीक है, नोजल लगी हुई है। तो इस नोजल के जब पानी यहाँ से आएगा तो ये इस मुख्य पाइप में जाएगा, तो यहाँ से पानी जो है सभी नोजल के द्वारा खेतों के ऊपर जैसे बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, वैसे छिड़काया जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, छिड़काव तंत्र, क्योंकि फसलों पर पानी जो है वो छिड़काया जा रहा है, ठीक है। आगे मेरे पास आ गया ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। जो जल है वो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जाएगा। यह फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को जल देने का बढ़िया तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। इसे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखिए ये मोटर है, यहाँ से पानी निकला और यहाँ से मुख्य पाइप लगाए हुए हैं। हर एक पाइप के जो है बीच में छोटे छोटे स्मॉल छेद कर दिए गए हैं, जहाँ पे जो फसल है वो लगाई गई है, ठीक है। अब जब पानी इस मुख्य पाइप से होता हुआ इन तक जाएगा तो ये क्या करेंगे, इनकी जड़ों में पानी देंगे। ड्रिप बूंद बूंद की सहायता से ये पानी देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, ड्रिप सिस्टम,
ठीक है। बूंद बूंद की सहायता से पानी देने को बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा फलदार और बगीचों में दिया जाता है। इससे जो पानी है बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। ये जो मेन दो तरीके थे, ड्रिप और छिड़काव, आजकल आधुनिक युग में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। आगे मेरे पास आया बेटा खरपतवार। खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित मीन्स ना चाहते हुए भी पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? खरपतवार। मीन्स वो पौधे होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारी फसलों के साथ उग जाते हैं। इसे हटाने को निराई कहते हैं। इन पौधों को हटाने को क्या कहते हैं? निराई। इन्हें हटाना आवश्यक है क्योंकि यह जल, पोषक, जगह और प्रकाश की संप्रदा पर फसल पर प्रभाव डालते हैं। क्योंकि इन्हें हटाना बहुत जरूरी बेटा, क्योंकि फसल को जो पोषक पदार्थ मिलने हैं वो ये ले जाते हैं और हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाती। इन्हें खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D का छिड़काव करके हटाया जाता है। इनका छिड़काव करते समय अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। ये देखिए बेटा, यहाँ पे उसने क्या किया इसमें कि खरपतवार नाशी 2,4-D जो दवाई है उसको भर लिया और उसको स्प्रिंकलर की सहायता से, स्प्रे की सहायता से फसलों पर छिड़काना शुरू कर दिया। अब इन फसलों पर, ठीक है, जो अवांछित पौधे उगे हुए हैं, जो खरपतवार उगे हुए हैं, उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। ये इसका बेस्ट तरीका है, लेकिन ये खतरनाक होती है, इसलिए इन्हें छिड़काने से पहले अपने मुंह और नाक दोनों को अच्छी प्रकार से ढक लेना चाहिए। इसके बाद बेटा आ गया कटाई। जब फसल पक जाती है तो उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई। हमारे देश में दराती की सहायता से या फिर हाथ द्वारा भी कटाई की जाती है। ये है हमारी दराती। जो किसान होते, कई बार आपने देखा होगा कि वो गेहूं की फसल को काटने के लिए छोटे छोटे खेतों में क्या करते हैं? हाथों से काट लेते हैं दराती की सहायता से। फसल को काटने के लिए मशीन का प्रयोग भी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। ठीक है। और काटी गई फसल से दानों को भूसे से अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। हार्वेस्टर मशीन होती है जिसके द्वारा फसल काटी जाती है और थ्रेशिंग होती है कि फसल से दानों को अलग करने की विधि को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। लेकिन आजकल कंबाइन मशीन का प्रयोग जो है ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कंबाइन में हार्वेस्टर और थ्रेशिंग दोनों ही काम एक ही समय पर हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? कंबाइन। लेकिन जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं, उनके अनाज के दानों को, क्योंकि उन्होंने तो दराती से काटा ना, अब उनके जो दाने हैं उनको फटक कर अलग करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विनोइंग। विनोइंग एक प्रकार की मशीन है जिसमें हम दराती से काटी हुई फसल में से अपने दानों को अलग कर सकते हैं। हाँ जी बच्ची, ये है हमारी कंबाइन मशीन। इसमें क्या होता है कि फसल जो है वो साथ ही काटी जाती हैं और साथ साथ ही क्या होते हैं? उनमें से दाने जो हैं निकाल लिए जाते हैं। मीन्स ये हार्वेस्टर और थ्रेशिंग दोनों का कार्य करती हैं। बड़े खेतों में हम इसकी सहायता से अपनी फसल को आसानी से काट सकते हैं। और अब जो छोटे खेत वाले किसान हैं, उन्होंने अपनी फसल जो दराती से काटी हुई थी उसको क्या करना है? इस मशीन में डाल के अपनी फसल में से दानों को अलग करना है। यहाँ से हम फसल अंदर डालेंगे, यहाँ से हमारे जो दाने हैं वो अलग निकलते जाते हैं फटक फटक कर। ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? विनोइंग। आगे हमारे कटाई के साथ कुछ पर्व जुड़े होते हैं, जैसे बैसाखी। जब भी फसल को काटना होता है तो उनके साथ जो किसान होते हैं उनमें
पकी हुई फसल को देख के उमंग और उत्साह भर जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब उन्होंने अपनी जो फसल है वो काटनी है। तो कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जुड़े होते हैं, जैसे पोंगल, वैशाखी आदि। नेक्स्ट, अब हमने फसल को काट तो लिया, अब हमने उसका क्या करना है, भंडारण की उसे स्टोर करके रखना है। कटाई के बाद फसल का भंडारण जरूरी है। यदि ताजी कटी हुई फसल के दानों को बिना सुखाए भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की संभावना अधिक होती है। ये नहीं होता कि हमने फसल को काटा और उसको जल्दी जल्दी स्टोर कर दिया। सबसे पहले हम फसल को काटते हैं, फिर उसके दानों को धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम उसका भंडार करते हैं। इनका भंडार कहाँ पे करेंगे हम, कि जूट के बोरों में या फिर सिलर्स में रखे जाते हैं। आपने घरों में देखा होगा बेटा, जो कनक वाली जो ड्रमी होती है, ठीक है, आपने लोहे की बड़ी बड़ी ड्रमियाँ देखी होंगी, उसमें आपके माताजी कनक भर के रखते हैं और साथ में नीम के कुछ पत्ते डाल देते हैं। अब उसमें नीम की सूखी पत्तियाँ जो होती हैं क्यों डाली जाती हैं, ताकि इन्हें कीड़ा ना लगे, जो फसल है, जो हमारे कनक है या ठीक है, वो खराब ना हो। अब ये तो हो गया बेटा हमारा फसलों का पूरा, ठीक है, कि हमने फसलों का कैसे किया, कि उनका भंडार भी हमने कर लिया। भंडारण के लिए हमने उसको क्या किया था कि जूट के बोरों में भर के रख देते हैं। फसलों के बाद बच्चे कुछ पशुपालन उद्योग भी किए जाते हैं, जैसे पशुओं को अपने फायदे के लिए एक बड़े पैमाने पर पालना, उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है, पशुपालन। जैसे हमने दूध के लिए गाय भैंसों को पालते हैं, उसी प्रकार मछली पालन होता है कि मछलियों को अपने फायदे के लिए पालना क्या कहलाता है, मछली पालन। इनका जो तेल होता है, इनके कॉड लीवर से जो तेल बनता है, वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इनसे हमें क्या मिलता है, इनके ऑयल से विटामिन डी। इसी तरह आगे क्या हो जाता है, मुर्गी पालन। मुर्गियों को क्यों पालते हैं, उनके मीट के लिए या उनके अंडों के लिए। इस प्रकार हम इन्हें क्या बोलेंगे, पशुपालन। अब आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने घर से करके लाना है। फर्स्ट है, पशुपालन क्या है। सिंचाई के आधुनिक तरीकों की व्याख्या, मीन्स छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र दोनों के बारे में लिखना है। उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएं। खरपतवार पर नोट लिखें। थ्रेशिंग तथा निराई में अंतर बताएं। इनको आपने अपने कॉपी पे बेटा लिख के इन क्वेश्चनों के आंसरों को मेरे नंबर पे सेंड करना है। ओके।